भारत की पौराणिक जातियां, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय वाङ्मयों में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर देव जाति है, असुर जाति है, नाग जाति है, यक्ष जाति है। यक्षों के साथ ही राक्ष जाति भी है, यानी राक्षस भी है। हम अगर महाकाव्यों को देखें तो हमें रामायण में ये मालूम पड़ता है कि लड़ाई जो है राक्षसों के साथ है। इसी तरह महाभारत में मालूम पड़ता है कि लड़ाई जो है नागों के साथ है। ये भारत के विभिन्न कालों का प्रतिबिंबन है। अब इनको समझने के लिए अगर हम इन्हें नज़रअंदाज कर दें तो हम भारत को नहीं समझ सकते, और इनको समझने के लिए हमें आधुनिक जो ज्ञान है उसका सहारा लेके इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आने वाले अंग्रेजों ने इन भारतीय वाङ्मयों को मजाक उड़ा के इन्हें एक तरफ रख दिया और अपने ढंग से भारत का इतिहास लिखने की कोशिश करी, और उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ कोई आर्य जाति आई जिसने यहाँ की द्रविड़ जाति को हरा दिया। शुरू में केवल आर्य और अनार्य की बात वो करते थे, और आर्य जाति से अंग्रेजों ने अपने आप को भी जोड़ लिया कि सब दुनिया में जो श्रेष्ठ लोग हैं वो आर्य हैं, और वो भी आर्य हैं पहले आए हुए। आर्य हम लोग हैं, भारत के लोग, श्रेष्ठ लोग, और दूसरे बाद में आने वाले आर्य वो हैं। इस तरह से बात की गई। बाद में कॉलवेट नामक एक पादरी ने दक्षिण के लोगों को उत्तर भारतीयों के खिलाफ खड़ा करने के लिए द्रविड़ शब्द का इस्तेमाल किया। जो वहाँ का एक छोटा सा ग्रुप था उसको पूरा द्रविड़ जाति के रूप में दिखा दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो द्राविड़ों की थी जिसे आर्यों ने विनाश कर दिया। तो ये अंग्रेजों द्वारा जो भ्रमित करने के लिए इतिहास लिखा गया, इससे हमें निकलना पड़ेगा। अब हम आज के ज्ञान विज्ञान की ओर अगर चलें तो आज प्रजाति विज्ञान की चर्चा होती है और दुनिया के सभी मानवों को विभिन्न प्रजातियों में बांटने की बात है। तो ये प्रजातियां जो हैं, भारत के बारे में भी इसका काफी विश्लेषण विद्वानों ने किया है, और भारत में प्रमुख रूप से मंगोलाइट, निग्रोइड, प्रोटोआस्ट्रोलाइट और मेडिटेरियंस, इनके अलावा वो आर्य के आधार पर नार्डिक जाति, काकेशाइड या अल्पाइन की बात करते हैं और इन्हें एक ही ग्रुप का बताते हैं। लेकिन मैक्स मूलर ने स्वयं ये लिख दिया कि आर्य नामक कोई ग्रुप नहीं है, ये मैंने भाषाई आधार पर बनाया। इसलिए इसका खंडन करते हुए हमें ढूंढना होगा कि देव जाति के लोग कौन थे। इस खोज में हम पहुंचते हैं इस ओर कि एक भाषाई ग्रुप जिसे दर्दीय भाषाएं कहते हैं, उस रूप में हमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी इलाके में मिलता है। ये दर्दीय ग्रुप के लोग जो है, इनकी भाषा आज भी सिंधी और पंजाबी में अपना रिफ्लेक्शन पाती है। ये दर्दीय ग्रुप जो भाषा का है, ये भी एक समूह था जो देव जाति थी, और इस देव जाति का इतिहास ऊपर से नीचे उतरने का भी है, और इन्हीं देवों का असुरों से संग्राम हुआ। वो संग्राम के स्थान को हम अफगानिस्तान समझ सकते हैं, हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत के एक तरफ रहने वाले लोग देव जाति के लोग थे, और हिंदू कुश पर्वत पे अपना अधिकार करने की कोशिश करने वाले लोग जो ईरान से चले आ रहे थे और साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, वो असुर लोग थे। तो इन संग्रामों का वर्णन हमारे वैदिक साहित्य में पर्याप्त रूप से मिलता है। लेकिन हमने कहा कि वैदिक साहित्य के बाद जो संघर्ष मिलता है वो देव और असुरों के बीच में नहीं मिलता, बल्कि हमें संघर्ष मिलता है रामायण में राक्षसों के खिलाफ और महाभारत में नागों के खिलाफ। तो ये भी भारत की प्रमुख जातियां थी। अगर हम पुरातात्विक खोजों की ओर बढ़ें तो हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न स्थानों में पुरापाषाण काल के बस्तियां भी मिलती हैं। पाषाण काल के अंदर और नवपाषाण काल के अंदर भारत में मनुष्यों का निवास बहुत सी जगहों पे था, जिसमें एक सभ्यता प्राक्सोहन की सभ्यता है, तो दूसरी सभ्यता हमें नजर आती है बहुत बड़ी, जो मध्य भारत में है। ये मध्य भारत की सभ्यता की पुष्टि होती है कि नागवंशी लोग थे, क्योंकि कलचुरी शासक जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके में काफी लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया, वो अपने को नागवंशी कहते थे, और ये शासन उनका अंग्रेजों के आने से तो पहले तक चला, लेकिन इतिहास में उसका जिक्र उस रूप में नहीं आ पाता है। इसी तरह से जो भारशिव नाग हैं, भारशिव लोग हैं, वो अपने आप को नागवंशी कहते थे। अगर हम मगध के इतिहास में भी देखें तो हमें नंद वंश से पहले ही वहाँ नागवंशी लोगों का शासन मिलता है। तो मध्य क्षेत्र में भारत के मूल नागरिक के रूप में नागवंशी लोगों का शासन था।
तो ये नागवंशी प्रोटोआस्ट्रोलाइट कहलाते हैं प्रजाति विज्ञान के हिसाब से। इसी तरह से हम यक्षों का वर्णन कुबेर के रूप में पाते हैं, कुबेर यक्ष, और कुबेर का भाई रावण जो राक्ष है, जो कुबेर से विद्रोह करके भागा है। तो कुबेर का यक्ष का वर्णन हम धन के देवता के रूप में भी करते हैं और उन्हें देवताओं के साथ भी पाते हैं। तो ये कुबेर यक्ष हैं, और भारत के साहित्य में कई जगह मूर्तियां भी बनी हुई हैं मंदिरों पे, उनमें लिखा भी होता है यक्ष और यक्षी, यानी भारतीय साहित्य में लोकमानस में उनका काफी स्पष्ट प्रदर्शन है। इसी तरह से जो असुरों का ईरान से आगे बढ़ना है, वो भी औरमज्द, जिसका मतलब भारत की भाषा में असुर मज्द ही हुआ, उसके काल से लगातार ईरान पे शासन और उनका भारत के पश्चिम तक शासन को अपने पहुंचाने का विस्तार भी ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्ट होता है। तो इससे पुष्टि होती है कि हिंदू कुश पर्वत के चारों तरफ देव और असुरों का संग्राम हो रहा था। बाद में ये संग्राम समाप्त हो गया और देव और असुरों ने मिलकर एक नई सभ्यता का निर्माण करने की